268. A peripheral central venous catheter has been inserted in arm of 7-year-old child on pediatric unit. A peripheral IV line is still in place. An antibiotic is to be administered immediately. Which intravenous access line should the nurse use for antibiotic infusion and why? अभी अभी एक 7 साल का बच्चा है, उसके पेरिफेरल सेंट्रल विनस कैथेटर डाला गया है और पहले से एक पेरिफेरल लाइन एग्जिस्ट करती है और अब एकदम से उसको एंटीबायोटिक का इन्फ्यूज़न देना है तो किस रास्ते देंगे? 268 में तो आप बताइए कि एंटीबायोटिक इन्फ्यूज़न किसके थ्रू देंगे? क्या पेरिफेरल सेंट्रल विनस के थ्रू देंगे या फिर पेरिफेरल लाइन के थ्रू देंगे? मेरी बात सुनिए बच्चे, यह जो पेरिफेरल सेंट्रल विनस कैथेटर है ना, ये अभी अभी डला है। क्या एक्सरे करके कंफर्म किया गया है कि इसका प्लेसमेंट बिल्कुल सही है? नहीं, क्योंकि कभी भी सेंट्रल विनस कैथेटर डलता है ना बच्चे, तो उसका एक्सरे किया जाता है ये देखने के लिए कि उसकी प्लेसमेंट सही है या नहीं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी अभी जस्ट वो डाला है, यानी कि एक्सरे उसका नहीं किया गया है उसका प्लेसमेंट देखने के लिए। तो ऐसे टाइम पर आप पेरिफेरल आईवी लाइन से ही एंटीबायोटिक दीजिए, सेंट्रल विनस कैथेटर से अभी कुछ मत दीजिए जब तक कि एक्सरे करके पता नहीं चल जाता कि उसकी लोकेशन बिल्कुल सही है। तो पेरिफेरल लाइन से देंगे बिकॉज द सेंट्रल विनस कैथेटर प्लेसमेंट हैज़ नॉट बीन येट कन्फर्म्ड बाय रेडियोग्राफ। तो पहले जो पेरिफेरल सेंट्रल विनस कैथेटर लगा हुआ है उसका एक्सरे किया जाएगा और उसका प्लेसमेंट देखा जाएगा, जहाँ हमें पता चलेगा कि ये बिल्कुल सही डला है, तभी हम इसमें से ड्रग्स देंगे। ठीक है, और याद रखना TPN जो मोस्टली देते हैं, ये एक दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, वो ज़्यादातर आपको ऐसी जो वेन्स होती है ना, लार्ज वेन्स सेंट्रल लाइन वगैरह से दी जाती है TPN वगैरह। और अगर वहाँ से TPN दे रहे हैं तो ड्रग्स नहीं देंगे, ड्रग्स किसी और रूट से देंगे। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 276। अ 7-year-old चाइल्ड डेवलप अ UTI इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है 7 साल के बच्चे को। अ सल्फोनामाइड प्रिपरेशन इज प्रिस्क्राइब्ड, उसको सल्फोनामाइड दी जा रही है। व्हाट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग, इस ड्रग को देते समय क्या बात ध्यान रखनी है? सल्फोनामाइड ड्रग को देते समय कौन सी चीज़ ध्यान रखते हैं? तो बच्चे सल्फोनामाइड के बारे में एक बात याद रखना कि इसको हमेशा इस ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है प्रिस्क्राइब्ड टाइम में। जिस टाइम पे खाने के लिए बोला गया हमेशा उस टाइम पे इस ड्रग को खाएं। इससे क्या होगा, ब्लड का जो लेवल है इस ड्रग का वो बना रहेगा। जब ब्लड का जो लेवल है वो सल्फोनामाइड का बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका लेवल कम हुआ ब्लड में सल्फोनामाइड का, आपने टाइम पे दवाई नहीं खाई और इसका जो लेवल है ब्लड में वो कम हो गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो इसके लिए रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं और रेसिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं किसके लिए? सल्फोनामाइड के लिए। इसलिए कोशिश करो इसका जो लेवल है ब्लड में वो कम नहीं होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड टाइम जो बताया गया है उसमें आपको डेली इसको खा लेना है, ये बात ध्यान रखना है। और UTI की वैसे ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? नाइट्रोफ्रुंटोइन। नाइट्रोफ्रुंटोइन, और नाइट्रोफ्रुंटोइन कैसा यूरिन कराता है? ब्राउन कलर यूरिन, ब्राउन कलर यूरिन। और कौन सा जूस देते हैं UTI में? क्रैनबेरी जूस, क्रैनबेरी जूस, या ऐसा जूस जो यूरिन को क्या बनाता हो? एसिडिक बनाता हो, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और E. coli सबसे कॉमनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से UTI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 277। अ चाइल्ड इज एडमिटेड विद अ डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक बच्चे को क्या हो रहा है? एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए वो एडमिटेड है। व्हेन परफॉर्मिंग फिजिकल असेसमेंट रिव्यूइंग द चाइल्ड लेबोरेटरी रिपोर्ट, व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट? क्या लक्षण देखे जाएंगे? बच्चे देखो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होते हैं, उसकी जो किडनीज़ हैं वो दोनों किडनीज़ क्या होती हैं? ख़राब हो जाती हैं। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो किडनीज़ हैं, जो ग्लोबुलर मेम्ब्रेन है जो किडनी में छानती हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, उनमें क्या हो जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन बॉडी से बाहर जाने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, RBC बॉडी से बाहर जाने लग जाती हैं। जब RBC फिल्टर आउट नहीं हो पाती हैं और वो यूरिन के साथ बाहर जाती हैं तो उसे कहते हैं हिमेचूरिया। तो हिमेचूरिया देखने को मिलेगा। और जब RBC जाती हैं तो इसमें हम कहते हैं कोला कलर यूरिन। आपको याद होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, कोला कलर यूरिन किस में देखा जाता है? आंसर जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो RBC यूरिन के साथ बाहर जाने लगती है जिसे कहते हैं हिमेचूरिया। प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर जाने लगता है जिसे कहते हैं प्रोटीन यूरिया। ठीक है, जब प्रोटीन जाता है बाहर
तो शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन शरीर में क्या होता है, एडीमा। प्रोटीन जब बॉडी में कम होता है तो उसकी वजह से बॉडी में सूजन आ जाती है, और ये सूजन आपको आँख की तरफ चारों तरफ देखने को मिलेगा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा आपको देखने को मिलेगा। तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी आपको देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलेगा, हेमेचूरिया भी देखने को मिलेगा। अब मुझे बताओ, जो यूरिन आउटपुट है, अगर उस पेशेंट की किडनी खराब है तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, बहुत कम हो जाता है बच्चे। यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है, तो ये जो यूरिन है वो काफ़ी कम बनता है। जब यूरिन कम बनेगा क्योंकि किडनी खराब है, सारा पानी अंदर ही क्या होगा, रुकेगा, बाहर नहीं आ पाएगा। यूरिन बहुत कम बन रहा है, तो बताओ अगर कम यूरिन बन रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी आंसर होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी यूरिन की। और लास्ट है स्लाइट इंक्रीज इन बीपी। अब मुझे बताइए, जो वाटर लेवल है वो अंदर ज़्यादा है और बाहर, क्योंकि यूरिन बनकर वो बाहर नहीं आ रहा है, तो जो वाटर का लेवल है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो जिससे कि क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा अंदर। तो आप देखोगे कि मरीज में बीपी बढ़ा हुआ है, मरीज में हाइपरटेंशन है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो आंसर 1 2 3 4 5 सारे के सारे आंसर होंगे। वैसे भी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, किडनी खराब होने के क्या क्या है। एसिडोसिस हो जाएगा मरीज को, क्योंकि एच बाहर नहीं जा पाएगा। पोटेशियम बढ़ जाएगा क्योंकि हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा। और कैल्शियम की कमी हो जाएगी, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा इसीलिए, ठीक है। यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। हाइपरटेंशन हो जाएगा क्योंकि यूरिन बन नहीं रहा है, सारा फ्लूइड अंदर ही रह रहा है। एडीमा हो जाएगा क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, तो सारा का सारा फ्लूइड अंदर ही है, ठीक है। पेरी ऑर्बिटल एडीमा, तो ये सारे लक्षण किडनी खराब होने के हैं और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी देखे जाते हैं। अच्छा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से एक और क्वेश्चन बनता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसकी माँ क्या बोलेगी, हम उसकी माँ से क्या पूछेंगे, क्या बच्चे को 2 हफ्ते पहले 2 वीक पहले क्या बच्चे को जीआई का इन्फेक्शन था या फिर बच्चे को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन था। उसकी माँ बोलेगी जी हाँ, 2 हफ्ते पहले मेरे बच्चे को सोर थ्रोट था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, मेरे बच्चे को सोर थ्रोट था। तो जैसे ही वो बोलेगी सोर थ्रोट था, तो समझ जाओ सोर थ्रोट की दवाई नहीं खाई होगी, रेस्पिरेटरी या जीआई के जो भी इन्फेक्शन होता है उसकी दवाई नहीं खाई होगी, अनट्रीटेड रहा होगा, इसीलिए उसके बाद होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो याद रखें, हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, एनक्लेक्स में ये आता है, हम माँ से पूछेंगे सोर थ्रोट था या नहीं 2 हफ्ते पहले। और कोला कलर यूरिन इसमें देखने को मिलता है, बाकी ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 278। व्हेन प्लानिंग नर्सिंग केयर ऑफ अ 5-year-old चाइल्ड विद एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक बच्चे को है, व्हाट शुड द नर्स एम्फसाइज दैट द चाइल्ड एंड फैमिली मेंटेन, चाइल्ड और फैमिली को क्या मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर बच्चे को स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो ध्यान रखिए बच्चे, क्या उसकी बॉडी का जो, क्योंकि उसकी बॉडी की किडनी मान लीजिए खराब है, तो क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह है, वो बाहर जाएगा नहीं। जब वेस्ट वगैरह बॉडी में, जब नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह बॉडी में बढ़ते हैं, तो मैंने क्या बोला था, जब नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह बॉडी में बढ़ते हैं तो पेशेंट को होता है एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है, एपेटाइटी कम हो जाता है, ठीक है। तो जब भूख वगैरह नहीं लगती है, पेशेंट के न्यूट्रिशन वगैरह में फ़र्क पड़ता है, तो आप देखोगे कि ऐसा बच्चा एनोरेक्सिया, भूख ना लगने की वजह से या जनरल मलेज वगैरह की वजह से बहुत ही प्रोन होता है इन्फेक्शन के लिए। इसलिए आइसोलेशन फ्रॉम चिल्ड्रन विद इन्फेक्शंस, जिन बच्चों को इन्फेक्शंस है उनसे दूर रखें उस बच्चे को जिसको स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और वो क्यों हुई है, क्योंकि वो बच्चे को एनोरेक्सिया, मैलेज वगैरह काफ़ी कमजोरी है, वो खाना खा नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम है, तो उसको इन्फेक्शन वाले बच्चों से दूर रखें, थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 279। द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टेल द नर्स दैट दे आर कंसर्न्ड अबाउट एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन आफ्टर डिस्चार्ज, हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड। एक बच्चा जिसको एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, वो कहता है कि उनको डिस्चार्ज के बाद एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन करनी है बच्चे की, जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। तो नर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेगी कि बच्चों देखो, स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बाद एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी डज नॉट इफेक्ट द कोर्स ऑफ इलनेस। अगर बच्चा एक्टिविटी करेगा तब भी कोई उसका जो बीमारी है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में तो जो ग्लोबुलर मेम्ब्रेन है किडनी की वो ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से वो छान नहीं पा रही है और आरबीसी प्रोटीन वगैरह
किडनी से बाहर आ रही है, इसका उसके एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कैसी भी एक्टिविटी करे उसका बीमारी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस उसका जो हिमेचूरिया है वो कम करो दवाइयों से, उसका जो प्रोटीन यूरिया है वो कम करो दवाइयों से। ठीक है, इस पर सारा फोकस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 280, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद इन्फ्लुएंजा। एक बच्चे को इन्फ्लुएंजा है, विच स्टेटमेंट बाय द पेरेंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। क्या चीज़ पेरेंट ऐसी बोलेगा कि हमें उन्हें बोलना है कि आप गलत बोल रहे हो। आई विल मैनेज द फीवर विद बेबी एस्पिरिन। याद रखना, अगर बच्चे को बुखार आएगा तो मैं उसको एस्पिरिन दूंगी, और ये बात हमने पीडियाट्रिक में काफ़ी बार पढ़ा है। बच्चों में जब भी फीवर आता है उनको कभी मत दो एस्पिरिन। बच्चों में जब भी फीवर आता है उनको एस्पिरिन मत दो, क्योंकि इससे क्या हो सकता है बच्चों में, रे सिंड्रोम। और रे सिंड्रोम जब बच्चों में होता है, ज़्यादातर ये चिकन पॉक्स वाले बच्चों में भी देखा जाता है ना। चिकन पॉक्स वाले बच्चों में जब फीवर वीवर आता था अपने लोग एस्पिरिन देते थे, फीवर में एस्पिरिन नहीं देते, वरना क्या हो जाता है, रे सिंड्रोम। और ये किससे जुड़ा हुआ है, चिकन पॉक्स या फिर वेरिसेला से जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। अब रे सिंड्रोम किन दो ऑर्गन को इफेक्ट करता है बच्चे, एक तो ब्रेन को इफेक्ट करता है बच्चे की, और एक उसके लीवर को इफेक्ट करता है। याद रखना, एक तो एनसेफेलोपैथी कराता है और हिपैटिक डिस्फंक्शन कराता है। क्या क्या कराता है, एनसेफेलोपैथी और दूसरा हिपैटिक डिस्फंक्शन। हिपैटिक डिस्फंक्शन समझ में आ गया। तो रे सिंड्रोम ब्रेन और लीवर को असर करता है, इसीलिए कभी भी फीवर में एस्पिरिन ना दे बच्चों में। तो अगर ये पहली वाली लाइन पेरेंट कहेगा तो हम उसको बोलेंगे कि आप गलत बोल रहे हो, कभी भी फीवर हो रहा है तो उसमें एस्पिरिन नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 281। द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक बच्चे को एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। आस्क द नर्स व्हाई देयर चाइल्ड इज वेड एवरी मॉर्निंग। क्यों मेरे बच्चे का वजन लिया था हर मॉर्निंग में। व्हाट इज़ द बेस्ट नर्सिंग रिस्पॉन्स। वैसे भी हमने बोला था ना बच्चे, किडनी का जो भी डिजीज़ है उसमें हमेशा वेट लिया जाता है, क्योंकि वेट सबसे अच्छा मेज़र होता है किसको पता करने के लिए, फ्लूइड बैलेंस को। कितना पानी शरीर में रुका, कितना पानी शरीर से गया, चाहे डायलिसिस कर रहे हो चाहे किडनी डिजीज़ है, वेट सबसे अच्छा तरीका होता है फ्लूइड स्टेटस का पता करने के लिए, फ्लूइड बैलेंस का पता करने के लिए। तो क्यों उसके बच्चे को रोज़ वेट किया जा रहा है, नर्स क्या बोलेगी आंसर, नर्स बोलेगी इट इज़ द बेस्ट वे टू मेजर द चाइल्ड फ्लूइड बैलेंस। किसी का भी फ्लूइड बैलेंस अगर आपको पता करना है तो उसका वजन नापना सबसे अच्छा मेथड है। इट इज़ द बेस्ट वे टू मेजर योर चाइल्ड फ्लूइड बैलेंस। चाइल्ड का फ्लूइड बैलेंस सबसे मेन होता है अगर उसका आपको स्टेटस पता करना है तो। ठीक है, फ्लूइड स्टेटस यानी फ्लूइड का स्टेटस अगर पता करना है कि पानी में कितना शरीर रुक रहा है, वो शरीर में कितना पानी रुक रहा है, कितना बाहर जा रहा है, तो इसलिए बच्चे का क्या करते हैं, वेट करते हैं डेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 284 देखिए। 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस, बच्चे को क्या है, जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस है, विल बी रिसीविंग कंटिन्यूड एनसेड्स। उसको क्या दिया जा रहा है, एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एक तो याद रखना बच्चे, जो ये एनसेड्स होते हैं ना, नॉन स्टेरॉयड इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये क्या करवा सकते हैं, किसी भी आदमी में गैस्ट्राइटिस करा सकते हैं। इसलिए जिसको पेप्टिक अल्सर वगैरह होता है उसमें एनसेड्स नहीं देते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है जीआई से कि पेप्टिक अल्सर में क्या नहीं देंगे, एनसेड्स वगैरह नहीं देते हैं, क्योंकि ये गैस्ट्राइटिस कराता है। विच इंपॉर्टेंट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एनसेड मस्ट बी इंक्लूडेड नर्स डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द चाइल्ड। एक तो यह गैस्ट्राइटिस कराता है एनसेड्स, इसीलिए नहीं देते हैं, और दूसरा ये क्या करा सकते हैं बच्चे, ये आपकी किडनी को भी खराब कर सकता है। एनसेड्स काफ़ी ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, याद रखना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाते हैं एनसेड्स, और अगर ये आपकी किडनी को ख़राब करेंगे तो आपके हो सकता है कि यूरिन में ब्लड देखने को मिले, क्योंकि वो फिर जो कैपेबिलिटी होती है किडनी की कि वो ब्लड को नहीं जाने देता है यूरिन में, वो ख़त्म हो जाती है, और आप देखोगे कि आपके यूरिन में क्या निकलने लगा है, ब्लड निकलने लगा है, जिसे हिमेचूरिया कहते हैं। तो अगर एनसेड्स ने नेफ्रोटॉक्सिसिटी करी तो आपको हिमेचूरिया देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये यही कह रहा था, डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन में नर्स क्या बताएगी कि कौन सा टॉक्सिक इफेक्ट एनसेड से हो सकता है, ब्लड इन यूरिन, जिसे हिमेचूरिया कहते हैं, हिमेचूरिया देखने को मिल सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे
कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करा सकता है एनसेड्स और गैस्ट्राइटिस भी करा सकता है, पेप्टिक अल्सर भी करा सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, और एनसेड्स का एग्जाम्पल क्या है बच्चे? एनसेड्स जो मेडिसिन होती है उनके एग्जाम्पल क्या क्या है मुझे बताइए। जैसे आइबुप्रोफिन एनसेड्स है, ठीक है, इंडोमिथैसिन, डिक्लोफिनेक, नेप्रोक्सेन, ये सारे एस्पिरिन, एस्पिरिन बड़ा नाम है इसमें, ठीक है, ये सारे एनसेड्स होते हैं और ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 286, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आर प्रिस्क्राइब फॉर अ चाइल्ड विद जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस। एक बच्चे को जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस है, उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाया जा रहा है। अर्थराइटिस वाले बच्चे को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज क्यों किया जा रहा है? व्हाट क्राइटेरिया शुड द नर्स यूज टू एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सरसाइज। आपको कैसे पता चलेगा कि अर्थराइटिस वाले बच्चे में जो आपने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराई है वो इफेक्टिव है? तो कैसे पता चलेगा? जब आप देखोगे कि जो अफेक्टेड जॉइंट है वो फ्लेक्स और एक्सटेंड कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि जो आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करा रहे हो वो इफेक्टिव है, वो अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, तो अर्थराइटिस में ध्यान रखें, अर्थराइटिस में हमेशा जॉइंट को मूव करें, उनको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराइए ताकि जॉइंट्स फ्लेक्स हो पाएँ, एक्सटेंड हो सकें, मुड़ सकें, खुल सकें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें बस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 287। क्वेश्चन नंबर 287 क्या है? अ पेरेंट ऑफ अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस, 12 साल का बच्चा है, उसको अर्थराइटिस है। आस्क द नर्स वाई देयर चाइल्ड इज नॉट रिसीविंग स्टेरॉइड थेरेपी। क्यों 12 साल के मेरे बच्चे को स्टेरॉइड थेरेपी नहीं चल रही है? ठीक है, द नर्स रिस्पॉन्ड दैट इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन प्री एडोलसेंट। प्री एडोलसेंट में स्टेरॉइड को फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग नहीं इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? ऑन वट एक्सपेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट शुड द नर्स एक्सप्लेन हैड एडवर्स इफेक्ट। क्या एडवर्स इफेक्ट होता है? याद रखना बच्चे, जब भी एडोलसेंट बच्चे होते हैं या प्री एडोलसेंट बच्चे होते हैं उनमें स्टेरॉइड नहीं यूज़ किया जाता है अर्थराइटिस के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि स्टेरॉइड ग्रोथ पर असर करता है, उनकी जो ग्रोथ होने जा रही है उसको रिटार्ड करता है, तो ग्रोथ रिटार्डेशन करवा सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन करा सकता है, इसीलिए स्टेरॉइड्स नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स नहीं दिए जाते हैं, वो ग्रोथ रिटार्डेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट, इसीलिए माँ बाप को बताएंगे कि स्टेरॉइड नहीं देंगे आपके प्री एडोलसेंट बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 293 क्या कह रहा है? व्हेन टीचिंग अ एडोलसेंट विद टाइप 1 डायबिटीज़, एक एडोलसेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है। अबाउट डाइटरी मैनेजमेंट, टाइप 1 डायबिटीज़ वाले को डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है। टाइप 1 डायबिटीज़ किन में होता है बच्चे? बचपन से होता है। ठीक है, तो बच्चों में ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? टाइप 1। और टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में एडल्ट्स में जो होता है वो टाइप 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड, क्या नर्स को इंक्लूड करना है टाइप 1 डायबिटीज़ वाले बच्चे के डाइटरी मैनेजमेंट में? तो उनको बोलना है कि देखिए, कभी भी डायबिटीज़ का कोई व्यक्ति है ना, तो डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा होता है, एकदम अगर इंसुलिन वगैरह ज़्यादा दे दिया तो उसकी वजह से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम होता है, हो सकता है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने का मैंने आपको क्या साइन बताया था? बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, डायफोरोसिस देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, चक्कर आएंगे, सिनकोप होगा, ये सारे लक्षण, चक्कर आना, डिजीनेस होना, डायफोरोसिस होना, ये सब शुगर कम होने के लक्षण हैं। तो डायबिटीज़ वाले व्यक्ति में खतरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, इसीलिए उसको हमेशा अपने साथ एक ऐसा सोर्स रखना है ग्लूकोज का जिसको खाते ही उसके ब्लड का ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। अगर उसको ये सिम्टम एक्सपीरियंस होता है तो एकदम से वो ऐसा सोर्स खा ले ग्लूकोज का जिससे उसका ग्लूकोज एकदम से बढ़ जाए। इसीलिए डायबिटीज़ वाले को हम डाइटरी मैनेजमेंट में क्या बात बताएंगे? रेडी सोर्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी अवेलेबल। ग्लूकोज का रेडी सोर्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि ज़्यादातर कहा जाता है 1 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस वगैरह, ये सारा पेशेंट को दिया जाता है ताकि एकदम से ही उसका ग्लूकोज लेवल क्या कर जाए? बढ़ जाए। ठीक है, तो आंसर क्या बोलेंगे? रेडी सोर्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी अवेलेबल। ठीक है, या फिर ग्लूकोज टैबलेट्स भी आती है बच्चे, ग्लूकोज टैबलेट्स वो होनी चाहिए उनके पास। क्वेश्चन नंबर 298 ये कह रहा है, अ 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड कम्स टू द स्कूल
नर्स रिपोर्टिंग सोर थ्रोट, बच्चे में सोर थ्रोट हो रहा है, एंड द नर्स वेरीफाइज दैट द चाइल्ड हैज़ फीवर एंड रेड इन्फ्लाम्ड थ्रोट, और जब देखा गया तो ये पाया गया कि बच्चे को तो बुखार है और उसकी थ्रोट पूरी रेड और इन्फ्लाम्ड है। व्हेन अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड अराइव्स एट स्कूल टू टेक द चाइल्ड होम, द नर्स आस्क्स द पेरेंट्स टू सीक ट्रीटमेंट। द नर्स इज अवेयर दैट causative एजेंट बीटा ग्रुप hemolytic streptococcus and illness may progress to inflamed joint and infection in the heart. What illness is the most concern of a nurse? मान लीजिए किसी बच्चे को सोर थ्रोट था, सोर थ्रोट है, और वो सोर थ्रोट रेड इन्फ्लाम्ड थ्रोट किसकी वजह से है? बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। तो उसके बाद फ्यूचर में उसको क्या हो सकता है? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम कहते हैं रूमेटिक फीवर। अगर सोर थ्रोट अनट्रीटेड रहा, अगर माँ ने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस आगे चल के क्या करवा सकता है? बच्चे में रूमेटिक फीवर करा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और रूमेटिक फीवर होता क्या है बच्चे? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें कि कौन सी टिश्यूज़ डैमेज होती हैं? जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू होती है, उनका डैमेज होता है रूमेटिक फीवर में। तो याद रखें, रूमेटिक फीवर जॉइंट, हार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सब पर असर डालता है। जॉइंट्स पर असर डालेगा, हार्ट पर असर डालेगा, सीएनएस पर असर डालेगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू पर असर डालेगा, सब पर असर डालता है। इसीलिए माँ को बोलेंगे कि जो सोर थ्रोट आपके बच्चे को हुआ है, इसका इलाज ले लीजिए। अगर आपने इलाज नहीं लिया तो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस आगे चलकर क्या कर सकता है? रूमेटिक फीवर कर सकता है बच्चे में। ठीक है, आंसर नंबर 4 होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 299। बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट नॉर्म ऑफ 5-year-old चाइल्ड, 5 साल का बच्चा है, द नर्स डिसाइड टू विद होल्ड अ शेड्यूल्ड डोज ऑफ डिजॉक्सिन। नर्स ने डिसाइड करा है कि मैं उसको जो नेक्स्ट डोज है डिजॉक्सिन की वो नहीं दूंगी, एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और डॉक्टर को बताऊंगी। वट एपिकल पल्स डिड द नर्स विद होल्ड द मेडिकेशन। कितने से कम हुआ होगा हार्ट रेट की नर्स ने डिजॉक्सिन को नहीं दिया होगा? डिजॉक्सिन हार्ट रेट को कम करती है ना बच्चे, तो कितने से कम अगर हार्ट रेट हुआ होगा? याद रखना बच्चे, अगर अडल्ट बोले तो अडल्ट में अगर 60 से कम होती है हार्ट रेट तो नहीं देते हैं, पल्स अगर 60 से कम होती है तो नहीं देते हैं डिजॉक्सिन। ये बात ध्यान रखना। अगर चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड में 70 से कम में नहीं देते हैं डिजॉक्सिन। और अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट में 90 से कम अगर हो जाता है तो नहीं देते हैं डिजॉक्सिन। अब ये तीनों चीज़ याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है, और ध्यान से पढ़ लेना किसका पूछा हुआ है। इन्फेंट पूछा है तो 90 से कम में मत दो। चाइल्ड है, जैसे यहाँ पर 5 साल का बच्चा है, चाइल्ड है, तो 70 से कम में नहीं देंगे डिजॉक्सिन, और अडल्ट होता तो 60 से कम में नहीं देते डिजॉक्सिन। तो बताओ, यहाँ पर 5 साल का बच्चा है तो 70 बीट पर मिनट से कम हुआ होगा उसका हार्ट रेट, इसीलिए नहीं देंगे उसको नेक्स्ट डोज डिजॉक्सिन की, क्योंकि हम जानते हैं डिजॉक्सिन क्या कर सकता है, वह हार्ट रेट को कम करता है। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक होता है ना, और बताइए, और ड्रोमोट्रॉपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक होता है, और पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक होता है, और नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक होता है। ये बात तो ध्यान रखना, हार्ट रेट को कम करता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है हाइपोकैलेमिया, जब पोटेशियम कम होता है उससे डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है, और एक बार डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई तो हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। दोनों डिफरेंस याद रख लेना। पोटेशियम की कमी की वजह से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है तो हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी आता है टारगेट हाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 301। क्वेश्चन नंबर 301। व्हाट मेडिकेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन अ चाइल्ड विद हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए नर्स क्या करेगी? वो भी हीमोफीलिया ए। तो बच्चे हीमोफीलिया से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं जरा। हीमोफीलिया से कौन कौन क्वेश्चन बन रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हीमोफीलिया से कि भाई जो हीमोफीलिया होती है वो कैसी डिजीज़ होती है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्स लिंक्ड होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है।
यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है हीमोफीलिया ए, उसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाता है, 6, 7, 8 की कमी डेफिशिएंसी से होता है हीमोफीलिया ए, और हीमोफीलिया बी किससे होता है, 9th की। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 9th की कमी होगी तो क्या होगा, हीमोफीलिया बी, और 8th की कमी होगी तो हीमोफीलिया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हीमोफीलिया ए का दूसरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन, 8th की कमी से होने वाला हीमोफीलिया का दूसरा नाम क्या है। इसको क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहा जाता है, क्लासिकल हीमोफीलिया, या फिर रॉयल डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं, रॉयल डिजीज या फिर क्लासिकल हीमोफीलिया। ठीक है, और हीमोफीलिया बी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, क्रिसमस डिजीज, क्रिसमस डिजीज। और हीमोफीलिया में क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा खतरा किसका होता है, जॉइंट्स के ब्लीडिंग का, जॉइंट्स ब्लीडिंग का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जॉइंट्स में ब्लीडिंग का सबसे ज़्यादा खतरा होता है हीमोफीलिया में। तो अगर ब्लीडिंग का खतरा है तो हम क्या करेंगे, देखो जॉइंट ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से पेन होता है, स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग होगा, पेन होगा, टेंडरनेस होगा, लिमिटेड एक्टिविटी होगी, पेशेंट लिमिटेड एक्टिविटी कर पाएगा उस जॉइंट से, वहाँ पर टेंडरनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगी। ठीक है, अब जॉइंट ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो वहाँ पर आइस लगाओ, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, इमोबिलाइजेशन, उस एक्सट्रीमिटी को हिलाओ मत, वहाँ पर आइस लगाओ और उसको एलिवेट करके रखो, और वहाँ पर प्रेशर लगाओ। ये 4 चीज़ें आते हैं अगर जॉइंट ब्लीडिंग देखने को मिलता है तो। आइस लगाओ वहाँ पर, इमोबिलाइजेशन करो उसे, एलिवेट करो, प्रेशर लगाओ। तो क्वेश्चन पूछेगा हीमोफीलिया कैसी डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया ए किसकी कमी की वजह से, 8th क्लॉटिंग फैक्टर, और हीमोफीलिया बी 9th क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से। ए का दूसरा नाम क्लासिकल हीमोफीलिया या रॉयल डिजीज़, बी का दूसरा नाम क्रिसमस डिजीज़। जॉइंट्स में ब्लीडिंग होती है इसमें जिसकी वजह से आपको पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, लिमिटेड एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जबकि अगर स्वेलिंग, अगर पेन में कोई दिक्कत हो रही है जॉइंट्स में तो आइस, इमोबिलाइजेशन, एलिवेट करेंगे उस एक्सट्रीमिटी को और प्रेशर लगाएंगे। ये बातों का ध्यान रखें। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 301 में क्या कह रहा है, हीमोफीलिया ए में ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए उसको क्या चढ़ाएंगे, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर कम हो गया है तो ब्लीडिंग हो रही होगी। हीमोफीलिया ए में किसकी कमी हो जाती है, फैक्टर नंबर 8 की, तो हम उसको फैक्टर नंबर 8 चढ़ा देंगे। अगर वहाँ पर लिखा रहता है हीमोफीलिया बी तो फैक्टर नंबर 9 हम उसको चढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 302। अ नर्स इज एक्सप्लेनिंग हाउ हीमोफीलिया इज इनहेरिटेड टू अ पेरेंट ऑफ अ रिसेंटली डायग्नोस्ड चाइल्ड। कैसे उसको हीमोफीलिया इनहेरिटेड हुआ होगा। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व। अभी मैंने आपको बताया बच्चे, जो हीमोफीलिया होता है ना वो किसी को भी कैसे होता है, वो एक्स लिंक्ड डिजीज़ होता है, एक्स लिंक्ड डिजीज़, यानी उसकी माँ में अगर 2 एक्स होते हैं, फीमेल में 2 एक्स होते हैं, अगर उसकी माँ में एक एक्स में हीमोफीलिया है तो वो उसकी माँ क्या होती है, कैरियर होती है। जब तक कि दोनों एक्स पर हीमोफीलिक वो ना आ जाए वो पर्सन अफेक्टेड नहीं होता है, तो उसकी माँ क्या रही होगी, कैरियर। तो इसी को हम बताएंगे उसे, द मदर इज़ कैरियर ऑफ द डिसऑर्डर बट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई इट। जो उसकी माँ है वो कैरियर है बट वो अफेक्टेड नहीं है। और मेल्स इसमें ज़्यादा क्यों सफ़र करते हैं, क्योंकि मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर उसमें हीमोफीलिया आ गया तो समझ जाओ कि मेल्स अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, इसीलिए इसमें मेल्स ज़्यादातर अफेक्टेड होते हैं और फीमेल्स क्या रहती हैं, कैरियर रहती हैं। क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम है, दोनों में हीमोफीलिया आना होगा तभी जाकर वो फीमेल अफेक्टेड होगी। अगर एक में हीमोफीलिया होगा तो वो हमेशा क्या होती है, कैरियर होती है। ठीक है, तो उसको बताएंगे कि उसकी माँ जो रही होगी वो कैरियर रही होगी, इस डिजीज़ की माँ कैरियर रही होगी और पिता को यह डिजीज़ रही होगी, जिसकी वजह से बच्चे में क्या देखने को मिला होगा, हीमोफीलिया देखने को मिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 303। द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद हीमोफीलिया आस्क द नर्स। एक बच्चे के माता पिता जिसे हीमोफीलिया है
वो नर्स से पूछती है, इफ़ माई सन हर्ट्स हिमसेल्फ इज इट ऑल राइट इफ़ आई गिव हिम 2 बेबी एस्पिरिन, हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड। वो कह रहा है कि मेरे बच्चे को क्योंकि हीमोफीलिया है, तो अगर उसको चोट लगती है और ब्लीडिंग होती है तो क्या मैं उसके लिए एस्पिरिन दे सकती हूँ। तो बताओ बच्चे, क्या ब्लीडिंग में एस्पिरिन देते हैं? नहीं, क्योंकि एस्पिरिन तो और ज़्यादा रिस्क को बढ़ा देता है ब्लीडिंग के। ठीक है, वो तो खुद उसमें एंटीकोगुलेंट की प्रॉपर्टी होती है, जबकि हीमोफीलिया में पहले से क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, पहले से ही ज़्यादा रिस्क है कि ब्लीडिंग हो सकती है। तो एस्पिरिन नहीं देंगे क्योंकि वो ब्लीडिंग के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देगा। और दूसरा, क्या बच्चों में कभी एस्पिरिन देते हैं? नहीं, क्योंकि अगर बच्चे को फीवर आ गया और आपने एस्पिरिन दे दिया तो बच्चे में रेस सिंड्रोम हो सकता है, इसीलिए बच्चे में एस्पिरिन नहीं देते हैं। तो 2 कारण हो जाएंगे, एक तो एस्पिरिन ब्लीडिंग को और बढ़ा देगा, दूसरा वो रेस सिंड्रोम भी कर सकता है। इसीलिए नर्स बोलेगी एस्पिरिन में कॉज मोर ब्लीडिंग, एस्पिरिन से और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, एस्पिरिन की जगह उसको पैरासीटामोल दो, एसिटामिनोफेन दो। ठीक है, कभी भी बच्चों में एस्पिरिन नहीं देते हैं। अगर आपको देना ही पड़ जाए तो आप पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन जिसे कहते हैं वो दे दीजिए, लेकिन एस्पिरिन मत दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। और ये लास्ट क्वेश्चन पीडियाट्रिक में जो इम्पोर्टेंट बच्चे 304, A 12-year-old child with the Down syndrome is admitted to the hospital for intravenous antibiotic for pneumonia. डाउन सिंड्रोम का बच्चा है। Which clinical finding associated with Down syndrome? डाउन सिंड्रोम में कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग देखी जाती है? Should the nurse expect when performing physical assessment? तो डाउन सिंड्रोम में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे? एक तो सैडल नोज देखने को मिलती है, याद है बच्चे? फ्लैट नेजल ब्रिज, सैडल नोज, फ्लैट नेजल ब्रिज देखने को मिलती है। इनर एपिकेंथिक फोल्ड देखने को मिलता था, आंखों में एपिकेंथिक फोल्ड। हाइपरटोनिक मस्कुलेचर, ये 3 देखने को मिलते हैं। और जो पाँव का अंगूठा था और उंगलियों के बीच में वाइड गैप देखने को मिलता है। शॉर्ट नेक देखने को मिलती है। सिंगल पामियन क्रीज, जिसे सिमीनियन क्रीज कहते हैं, सिमीनियन क्रीज यानी हाथ में सिर्फ एक रेखा देखने को मिलती है, सिमीनियन क्रीज या फिर सिंगल पाम क्रीज। शॉर्ट नेक, वेब्ड नेक, ठीक है। और हमेशा मुंह खुला होता है और टंग बाहर निकली होती है, प्रोट्रूडिंग टंग, मुंह खुला होता है। शॉर्ट नेक होती है, अंगूठे और उंगलियों के बीच में गैप होता है। फ्लैट नेजल ब्रिज होती है, एपिकेंथिक फोल्ड होता है। और ब्रश फील्ड बॉर्डर्स, याद है? ब्रश फील्ड बॉर्डर्स होते हैं कहाँ पर? ब्रश फील्ड बॉर्डर्स कहाँ पर होते हैं? आइरिस में। आइरिस में ब्रश फील्ड बॉर्डर्स का देखा जाना, ये सब डाउन सिंड्रोम के लक्षण है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? 1, 3 एंड 4। तो इसी के साथ आपकी पीडीएफ खत्म होती है। बाकी जो भी क्वेश्चन है बच्चे इसमें, उसका कोई यूज़ नहीं है पढ़ने का, उनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे। बेहतर है कि टारगेट ये मॉसबी में आप इतने ही क्वेश्चंस देखें और उसके बाद टारगेट हाई में मूव कर जाएं, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पीडीएफ खत्म होती है।